24 नवंबर 1971 उस शाम एक 35 से 40 साल के आसपास का आदमी अपने ब्रीफ केस के साथ पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है। उसकी फ्लाइट एक पुराना बोइंग 727 एयरक्राफ्ट था जो अपनी रूटीन फ्लाइट पोर्टलैंड से सियाटल के लिए निकलने वाली थी। ये एक छोटी 30 मिनट की फ्लाइट होने वाली थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था और सारे पैसेंजर्स फ्लाइट में बैठ चुके थे, इस बात से अनजान कि इनके बीच एक ऐसा आदमी भी मौजूद है जो अपने ब्रीफ केस में बॉम्ब लेकर आया है, जिसने अपना टिकट में नाम बताया है डीबी कूपर। उस वक्त डोमेस्टिक फ्लाइट में चेकिंग ना होने के कारण इस डीबी कूपर ने इस हाईजैकिंग को सक्सेसफुली अंजाम दिया। ये कहानी सिर्फ एक हाईजैकिंग से रिलेटेड नहीं है, और आगे कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फ्लाइट के बोर्डिंग के वक्त कूपर फ्लाइट की सबसे लास्ट सीट में राइट मिडिल में बैठ जाता है और स्मोकिंग करने लगता है, क्योंकि उस 70s के दौर में स्मोकिंग फ्लाइट में अलाउड थी। कुछ देर में फ्लाइट की टेक ऑफ होते ही सफ़र के बीच में कूपर एक एनवलप एयर हॉस्टेस को पकड़ाता है। उस एयर हॉस्टेस का नाम फ्लोरेंस शैफनर था। एनवलप में लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास बैठो। ये पढ़ते ही शैफनर तुरंत ही उसके बगल वाली सीट में आकर बैठ जाती है और देखती है 8 डायनामाइट से भरी हुई स्टिक्स उसके ब्रीफ केस में मौजूद थी। कूपर अपनी 3 डिमांड शैफनर के सामने रखता है। पहली कि उसको $2 मिलियन कैश 5 बजे से पहले रेडी चाहिए, 4 पैराशूट, और जैसे ही फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड होगी एक फ्यूल से भरा हुआ टैंक वहां पर मौजूद होना चाहिए। ये सारी डिमांड को लेकर शैफनर पायलट के पास जाती है और उसकी जगह पर टीना मैक्लो एक दूसरी एयर होस्टेस आकर बैठती है, जो कूपर की पायलट से बात कराती है। पूरी फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स इस पूरे इंसिडेंट से अनजान होते हैं। तब तक फ्लाइट 305 1 से 1.5 घंटे के लिए हवा में यूं ही चक्कर काटती रहती है। ये खबर हायर अथॉरिटीज तक पहुंचते ही वो कूपर की सारी मांगों को पूरा करने का आदेश दे देते हैं। 10,000 $20 के नोटों के बंडलों को एक पास के ही बैंक से ले लिया जाता है। करीब 5:45 पीएम पर अपने अराइवल से 2 घंटा लेट हो चुकी फ्लाइट 305 सियाटल में टच डाउन करती है। लैंडिंग होने के कुछ ही देर में कूपर की मांगों के हिसाब से उसको $2 मिलियन कैश और 4 पैराशूट रनवे पर तैयार होते हैं। फ्यूल के भरते ही कूपर सारे पैसेंजरों को उतरने की इजाज़त दे देता है, सिवाय 3 पायलट और एक एयर हॉस्टेस टीना मैक्लो को छोड़कर। इसी के साथ वो अपनी नई मांगे उनके सामने रखता है और बोलता है कि इस फ्लाइट को सीधा मेक्सिको सिटी की तरफ ले जाया जाए। पर नॉन स्टॉप इतनी दूर तक एक बार में ट्रैवल कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि फ्लाइट को बीच में ही कोई एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग करना ज़रूरी था। सारे डिमांड और कॉम्प्लेक्सिटी को सुलझाने के बाद फ्लाइट 305 7:30 बजे के आसपास टेक ऑफ करती है। पर टेक ऑफ हुए 5 से 10 मिनट बाद ही ऊपर प्लेन के पिछले डोर को खोलने का मैकेनिज्म टीना मैक्लो से समझता है और उसको कॉकपिट में कैप्टन के साथ जाने को बोल देता है, और उससे ये भी कहता है कि उसको यहाँ पर कोई भी और डिस्टर्ब ना करे। लास्ट टाइम जब टीना ने उसको छुप कर देखा था तब कूपर प्लेन से कूदने की तैयारी कर रहा था। बाद में टीना ने कॉकपिट में जाकर अपने को क्रू के साथ लॉक कर लिया। उस शाम तेज बारिश और तूफानी हवा चल रही थी। फ्लाइट 305 सेफली अपने पहले रिफ्यूलिंग स्पॉट पर लैंड करती है। जब क्रू वापस कॉकपिट से निकलता है तो वहां पर कूपर मौजूद नहीं होता है और फ्लाइट का पिछला दरवाज़ा भी खुला होता है, जो थोड़ा डैमेज हो चुका था फ्लाइट के लैंडिंग के वक्त। ना ही कोई सूटकेस और ना ही कोई सुराग कूपर फ्लाइट में छोड़कर गया था, सिवाय एक टाई, 8 सिगरेट की बट्स और 2 पैराशूट के। आगे एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन में फ्लाइट के क्रू ने कूपर का हुलिया बताया, जिससे कि कूपर की पहली तस्वीर सामने आई। पर कहानी की असली शुरुआत तो यहाँ से होती है। आखिर कौन था ये कूपर और ये कहाँ से आया था, ये जानते हुए भी कि फ्लाइट से इतने घने जंगल में तेज तूफानी हवाओं में ऐसे छलांग लगाना तो वैसे भी मौत को दावत देने जैसा था, वो भी मैक्सिको सिटी से इतनी दूर। जैसा कि इस पूरे इंसिडेंट में कूपर ने पहले से ही कोई प्लान्ड स्पॉट नहीं बताया था जहां उसको पहुंचना था, और हर एक डिसीजन रैंडम था, तो ये समझ पाना कि कूपर के इंटेंशंस क्या थे, वो इन पैसों का क्या क्या करने वाला था, ये काफ़ी मुश्किल था। फिर फ्लाइट पाथ को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा स्पॉट चुना गया जहां पर कूपर के मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि भले ही उसका लैंडिंग स्पॉट एक्यूरेट हो, पर उस जगह का जंगल इतना ज़्यादा घना था कि कूपर को ढूंढना जैसे कि भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने जैसा था।
पहाड़ी इलाका और बर्फीला लैंडस्केप इसको और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बना रहा था। ना ही कोई पैराशूट का फटा हुआ टुकड़ा मिला और ना ही कोई डेड बॉडी। जैसे लग रहा था कि इस जंगल ने कूपर को कहीं पूरा निगल लिया। जब इतनी इन्वेस्टिगेशन से बात नहीं बनी तो एफबीआई का ध्यान $2 मिलियन पर गया। जो नोट का बंडल कूपर को दिया गया था वो कोई आम नोटों का बंडल नहीं था। सियाटल फर्स्ट नेशनल बैंक ने स्पेशल सीक्वेंस नंबर वाले नोट का बंडल दिया था, जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं था। पूरे सीक्वेंस नंबर की लिस्ट को पब्लिक में फैला दिया गया। न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल, सब पर इन नोट की जानकारी देने वाले इंसान को रिवॉर्ड के तौर पर $25,000 का इनाम रखा गया। इस पूरे प्लान में एफबीआई का इंटेंशन ये था कि किसी भी तरह कूपर को उन पैसों का इस्तेमाल ना करने दिया जाए। पर हर एक चाल नामुमकिन साबित हो रही थी। कूपर और बैग अब भी लापता थे। पर 10 साल के बाद कूपर का पहला क्लू हाथ लगता है। कूपर के दिए गए $2 मिलियन के नोट के कुछ बंडल एक नदी के किनारे दबे मिले। लगा कि शायद मिस्ट्री सॉल्व होने ही वाली है। तभी इस क्लू ने और भी ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए। कूपर के ड्रॉप जोन से ये जगह 27 किलोमीटर दूर थी और पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये इम्पॉसिबल था कि वो उस रात कूपर इतनी दूर तक सरवाइव कर पाया हो। दूसरा अंदाज़ा ये लगाया गया कि हो सकता है कि कुछ बंडल के नोट पानी में गिर गए हों और वहाँ से बहते हुए इस जगह पर आ गए होंगे। पर यह इम्पॉसिबल था क्योंकि ड्रॉप जोन से बंडल इस पॉइंट पर पहुँच ही नहीं सकते थे, क्योंकि नदी का बहाव इसके अपोजिट डायरेक्शन में था। और अगर कूपर की लैंडिंग इसके आसपास भी हुई थी तो ये 3 बंडल के नोट एक जगह पर कैसे गिर सकते हैं, ये सवाल और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो आखिरी दावा ये किया गया कि हो सकता है कि किसी ने ये जानबूझकर ये 3 नोटों के बंडलों को यहाँ पे गाड़ा हो, या कूपर अभी भी जिंदा था, या फिर ये किसी की सोची समझी चाल थी। मिस्ट्री के अंदर एक और मिस्ट्री सामने आती ही जा रही थी। उस स्पॉट के आसपास की और भी मल्टीपल लोकेशंस पर इन्वेस्टिगेशन चली, पर हर बार की तरह निराशा ही हाथ लगी। और 2016 में एफबीआई ने फाइनली हार मानकर इस केस को बंद कर दिया। लिमिटेड क्लूज़ और केस की कॉम्प्लेक्सिटी आज तक नहीं सॉल्व की जा सकी।